दिन की एक अच्छी शुरुआत होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सुबह के समय आपकी सोच सकारात्मक है तो प्रतिबिंब इस बात की पूरी संभावना है कि आपका पूरा दिन मंगलमय होगा। जी हाँ, खुश या उदास, सुस्त या उत्साहित, मूडी या स्थिर, ऐसे विकल्प हैं जो हर सुबह आपके सामने पेश होंगे। आपको बस यही चुनाव करना है। जिंदगी एक मौका है श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ बनने का और श्रेष्ठ पाने का। जी हाँ, इसलिए उम्मीद से भरी एक नई सुबह में आपका स्वागत है। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। और चलिए प्रतिबिंब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज हेलो इंडिया के खास हाइलाइट्स क्या हैं। जी, हेलो इंडिया में जानेंगे देश दुनिया का हाल, नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर, साथ ही जानेंगे राज्य से जुड़ी खबरें और अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी। इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन की आज से शुरुआत हो रही है। इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलेगी खास सेगमेंट न्यूज यू कैन यूज में। और आज राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस भी है, बताएंगे क्यों खास है ये दिन। और इसी के साथ हम पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। और साथ ही होगा हेलो इंडिया में बहुत कुछ खास, तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ हेलो इंडिया में। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इसमें दोनों देशों के बीच जारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की जाएगी। दोनों नेता दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रम और परस्पर हितों के वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इस बैठक से दोनों पक्षों को द्विपक्षीय व्यापक वैश्विक रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए नियमित और उच्च स्तरीय बैठकें जारी रखने में मदद मिलेगी। ये बातचीत चौथी भारत अमेरिकी 22 मंत्री स्तरीय वार्ता से पहले होने वाली है। चौथी भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आज वॉशिंगटन में शुरू होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन करेंगे। इस वार्ता में दोनों पक्ष विदेश नीति, रक्षा और सुरक्षा से संबंधित भारत अमेरिका के संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे और भविष्य के संबंधों के लिए रणनीतिक दिशा निर्देश और दृष्टिकोण उपलब्ध कराएंगे। 2+2 वार्ता प्रणाली से दोनों पक्षों को महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर भी विचारों के आदान प्रदान का अवसर मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज असम के गुवाहाटी में 8वें सीपीए सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का विषय समाज के आकांक्षी वर्गों के लिए विकास के परिणाम को अनुकूलित करने में मदद करने के लिए विधायी निरीक्षण को मजबूत करना है। रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ने गुवाहाटी में 20 देशों से आए राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की कार्यकारी समिति के सदस्यों और भारत परिक्षेत्र से जुड़े 22 से अधिक राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों, विधान परिषद अध्यक्षों और उपाध्यक्षों से मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ने काजीरंगा नेशनल पार्क सहित असम के पर्यटन स्थलों का दौरा भी किया। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जूनागढ़ के उमिया माता मंदिर के 14वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। वर्चुअल संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि मंदिर धार्मिक और सामाजिक क्रियाकलापों के साथ साथ स्वास्थ्य परिचर्चा सेवाओं के माध्यम से समाज के गरीब लोगों की सेवा कर रहा है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाएं। उन्होंने हर जिले में 75 ग्राम तालाब बनाने की अपील की और साथ ही कहा कि 25 वर्ष के बाद ये ग्राम तालाब गांव की समृद्धि के मुख्य कारण बनेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को गुजरात के पोरबंदर जिले के माधवपुर गांव में 5 दिवसीय मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने
कहा कि इस तरह के मेलों, त्योहारों और तीर्थ स्थलों ने भारत जैसे विशाल देश को प्राचीन काल से आज तक सामाजिक और सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बांधे रखा है। उन्होंने खुशी जताई कि गुजरात के उद्यमशील लोग परंपरा और आधुनिकता में तालमेल बिठाकर आगे बढ़ते रहे हैं। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के मिलाप के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश में स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने निजी क्षेत्र से सरकार के प्रयासों का समर्थन करने और चिकित्सा के पेशे और संबंधित गतिविधियों को मिशन के तौर पर चलाने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में सफदरजंग विकास क्षेत्र में नई महाजन इमेजिंग सुविधा का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचे का निर्माण और नैदानिक सुविधाएं लोगों को सुलभ कराना समय की जरूरत है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं राज्यवार खबरों पर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी नई कैबिनेट के मंत्री आज शपथ लेंगे। मंत्रिपरिषद में कम से कम 11 पूर्व मंत्री शामिल हैं, जिन्होंने 7 अप्रैल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इसके अलावा पुनर्गठित मंत्रिमंडल में 13 नए चेहरे शामिल हैं। नियम के अनुसार आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित कुल 26 सदस्य हो सकते हैं। 2 दिवसीय जल मार्ग सम्मेलन 2022 की शुरुआत आज से डिब्रूगढ़ में हो रही है। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की ओर से करवाया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की आकांक्षाओं के साथ जलमार्ग सम्मेलन का उद्देश्य आर्थिक कार्यों को ऊर्जा प्रदान करना और रोजगार सृजन में तेजी लाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में मल्टी मॉडल परियोजनाओं का तेजी से विकास करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर सामाजिक न्याय पखवाड़ा में योगदान करने के लिए कर्नाटक का 1 सप्ताह का दौरा करेंगे। राजीव चंद्रशेखर आज आईबीएम कार्यालय और उसके नए स्थापित साइबर सुरक्षा केंद्र का दौरा करेंगे। साथ ही पेशेवरों के साथ बातचीत करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई उडुपी के दौरे पर हैं। वो वहां पर डॉक्टर बनंजे गोविंदाचार्य की स्मृति में एक डिजिटल पुस्तकालय का उद्घाटन करेंगे। प्रख्यात संस्कृत विद्वान और प्रवचनकर्ता बनंजय गोविंदाचार्य का दिसंबर 2020 में निधन हो गया था। नोएडा के सेक्टर 93A स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में बने अवैध ट्विन टावर गिराने के लिए रविवार को ट्रायल विस्फोट किया गया। दोपहर करीब 2:30 बजे तेज धमाके की तरह विस्फोट की आवाज आई। ट्रायल विस्फोट के दौरान बेसमेंट और 13वें फ्लोर पर 6 पिलर में करीब 4 किलो विस्फोटक लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 31 अगस्त को बिल्डिंग कानूनों का उल्लंघन कर 2 टावरों को गिराने का आदेश दिया था। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की सचिव अपूर्व चंद्रा ने श्रीनगर में एक अहम बैठक बुलाई। ये बैठक 30 जून 2022 से लेकर 11 अगस्त 2022 तक होने वाली आगामी श्री अमरनाथ जी यात्रा के व्यापक प्रचार प्रसार के संबंध में थी। राजस्थान के करौली में हुई हिंसा मामले में राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष गुलाब चंद्र कटारिया सहित पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने करौली कांड पर एक ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ितों को न्याय, वित्तीय सहायता की मांग की। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से हटाए जाने के बाद नेशनल असेंबली की कार्यवाही रविवार तड़के स्थगित कर दी गई। देश के नए प्रधानमंत्री को चुनने के लिए सदन की अगली बैठक आज दोपहर 2 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी प्रधानमंत्री और उसकी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया गया। वहीं पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने इस्तीफा नहीं देने का फैसला किया है। इस बीच पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज
शरीफ संयुक्त विपक्ष की ओर से रविवार को देश के अगले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार चुन लिए गए। दूसरी और सत्ता से बाहर की गई इमरान खान की पीटीआई ने शाह महमूद कुरैशी का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ाया है। बेहद खराब आर्थिक संकट से गुजर रही श्रीलंका वित्तीय सहायता के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ बातचीत शुरू करेगा। बीते 2 सालों में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा कोष करीब 70% घटकर मार्च माह के अंत तक 1.93 अरब डॉलर रह गया। मुख्य विपक्षी दल समागी जानाम बालबुएंगिया ने यह कहा है कि वे संसद के अगले सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। श्रीलंका के बाद नेपाल पर भी आर्थिक संकट मंडरा रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से कम हो रहा है। केंद्रीय बैंक ने विलासिता से जुड़ी अन्य वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। इस बीच सरकार से मतभेदों के चलते केंद्रीय बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी को सरकार ने निलंबित कर दिया है। उन पर आरोप है कि वो अर्थव्यवस्था को संभालने में विफल रहे। इमानुएल मैक्रों ने फ्रांसीसी चुनाव का पहला दौर जीत लिया है। 96% परिणामों की गिनती के साथ इमानुएल मैक्रों को 27.42% और उनके प्रतिद्वंदी मरीन ले पेन को 24.03% वोट मिले। रविवार को पहले चरण के चुनाव संपन्न हुए थे। और आज की गतिविधियों पर एक नजर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू सुबह 9:30 बजे दिल्ली में विज्ञान भवन में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर राष्ट्रीय हितधारक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीति आयोग 12 बजे नई दिल्ली में राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जारी करेगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 11 अप्रैल 2022 से 31 मई 2022 तक परीक्षा पर्व 4.0 मनाएगा। प्रतिबिंब, हम जानते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से बहुत सारी चीजों पे पाबंदी लग गई थी और उन्हीं में से एक थी अमरनाथ यात्रा। लेकिन इस साल अमरनाथ यात्रा जो है वो 30 जून से शुरू हो रही है। ऐसे में बहुत से ऐसे लोग हैं प्रतिबिंब जो ये जानना चाहते हैं कि 2 साल बाद क्या कुछ बदलाव आया है, क्या कुछ नियम चेंज हुए हैं और क्या कुछ रूल्स अब अगर 2 साल बाद हो रहे हैं तो लोगों के मन में शंकाएं भी बहुत ज्यादा हैं जो लोग जानना चाहते हैं। जी, लेकिन 2 साल बाद हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर लोगों के मन में जिस तरीके के सवाल हैं, अगर आप भी उनमें से एक हैं तो परेशान मत होइएगा। ये खबर शायद आप लोगों के लिए ही है। जी हाँ, बिल्कुल। आइए आपको देते हैं जानकारी। 30 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा से जुड़े आपके जो भी सवाल हैं उनकी जानकारी, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो आज से ही शुरू हो रहा है। अमरनाथ यात्रा करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 11 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे और हर दिन केवल 20,000 रजिस्ट्रेशन होंगे। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक या यस बैंक की किसी भी नजदीकी ब्रांच में जाकर कराया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन की फीस 100 रुपए है। आवेदक को इसके लिए अपना आधार कार्ड, 4 पासपोर्ट साइज फोटो और सरकारी अस्पताल में बनवाया गया हेल्थ सर्टिफिकेट देना होगा। रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उपलब्ध स्लॉट के हिसाब से यात्रा की तारीख मिल जाएगी, जिसकी डिटेल बैंक की रसीद पर होगी। अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए हेल्थ और उम्र को ध्यान में रखकर कुछ क्राइटेरिया तय किए गए हैं, जिसके आधार पर आप अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 6 सप्ताह से ज्यादा की गर्भवती महिलाएं, 13 साल से कम उम्र के बच्चे, बीमार और अस्वस्थ लोग, साथ ही 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग अमरनाथ यात्रा नहीं कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए एक दिन में 10,000 तीर्थयात्री ही पैदल जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वालों की संख्या अलग से तय होती है। अमरनाथ पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला अनंतनाग जिले से पहलगाम, दूसरा गांदरबल जिले से बालटाल। अमरनाथ पहुंचने के लिए पहले जम्मू तक जाना होगा। जम्मू से श्रीनगर तक का सफर तय करना होगा। श्रीनगर से आप अमरनाथ के लिए पहलगाम या बालटाल पहुंच सकते हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान रहने और खाने पीने के लिए श्राइन बोर्ड इंतजाम करता है। इसके अलावा कई एनजीओ और धार्मिक संगठन भी इसका इंतजाम करते हैं। अगर रास्ते में कोई बीमार पड़ जाए या चोट लग जाए तो पर्वतीय बचाव दलों के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस,
तीर्थयात्रियों के लिए चिकित्सा शिविर लगाती है। सुरक्षा के लिए श्राइन बोर्ड वहां से गुजरने वाले वाहन और यात्रियों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यूज करता है। सभी तीर्थयात्रियों को RFID टैग कार्ड जारी किए जाएंगे। दुनिया भर से भक्त अमरनाथ में भगवान के दर्शन घर बैठे कर सकेंगे। इसके लिए सुबह और शाम की आरती का लाइव टेलीकास्ट होगा। और अमृता, लगता है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर जो दर्शकों के बीच में कोई शंका होगी उसका समाधान मिल गया होगा और जितने भी प्रश्न थे उसका उत्तर भी आप लोगों को मिल गया होगा। बात करें असम की, तो असम में 20 देशों से आए राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की कार्यकारी समिति के सदस्यों और 22 से अधिक राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों, विधान परिषद अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की मौजूदगी में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जी हाँ, ब्रेक पर जाते जाते आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे आज से जुड़ा इतिहास। आप बने रहिए हमारे साथ। The India Startup Story. Powerful ideas. Dynamic solutions. Innovation, enterprise. Its success and challenges. Packed in a brand new show, The Journey of Startups, only on Sunset TV. नमस्कार, मेरा नाम गीता चंद्रन है और मैं बहुत जल्द ही आप सबके सामने आऊंगी संसद टीवी में अभिव्यक्ति कार्यक्रम में। एंड I'd like to chat with you about Bharatanatyam and my journey in this beautiful dance form. ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। बात आज के इतिहास की। आज विश्व पार्किंसंस दिवस है। दरअसल ये एक बीमारी है जिसके कारण चलने फिरने की गति धीमी पड़ जाती है, मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं और शरीर में कंपन की समस्या हो जाती है। इस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ही आज का दिन मनाया जाता है। साहित्य में नई विधा आंचलिकता का सृजन करने वाले विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणुक की आज पुण्यतिथि है। उनकी कहानियां और उपन्यास में आंचलिक जीवन के हर धुन, गंध, लय, ताल, सुंदरता और कुरूपता विद्यमान रही है। जी हाँ, और अगर हम
मोहनदास करमचंद गांधी देश के करोड़ों लोगों के लिए बापू हैं, ये बात कहें तो निसंदेह कस्तूरबा गांधी उनकी माँ हैं, बा हैं। आज ही के दिन साल 1869 को कस्तूरबा गांधी का जन्म हुआ था। आइए जानते कि क्या जुड़ा है आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और पलटते हैं 11 अप्रैल के इतिहास के पन्नों को। 11 अप्रैल वर्ष 1970 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कैनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 13 को लॉन्च किया। इस मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्रियों जिम लोवेल, जैक स्वीगर्ड और फ्रेड हाइस को भेजा गया। पूरी दुनिया की धड़कनें रोकने वाला यह मिशन मानस पटल पर एक नई कहानी गढ़ गया। नासा का यह मिशन चांद के ऊपर तो घूमा, लेकिन उसकी सतह पर पहुंचने में असफल रहा। यान में समस्या के कारण अंतरिक्ष यात्री चांद पर लैंड नहीं कर पाए। जैसे ही 2 ऑक्सीजन टैंक फेल होने की सूचना नासा स्पेस सेंटर को प्राप्त हुई तो सेंटर में हड़कंप मच गई। अब अंतरिक्ष यात्रियों के पास केवल 2 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा हुआ था। इस मिशन पर गए यात्री अंतरिक्ष में लगभग 56 घंटे का समय बिता चुके थे। यही नहीं, बैटरी बैकअप भी लगभग खत्म हो चुका था। ऐसे में चांद पर उतरना तो दूर, पृथ्वी पर वापस लौटने के रास्ते भी न के बराबर ही रह गए थे। चांद पर यान की लैंडिंग की असफलता को देखते हुए नासा ने अपने इस मिशन को रद्द करने का फैसला लिया और मिशन नियंत्रकों ने चालक दल को जीवित घर लाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। आखिरकार नासा अपने अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने में सफल हुआ और उनका मॉड्यूल दक्षिण प्रशांत सागर में गिरा। नासा के सभी अंतरिक्ष यात्री एकदम सुरक्षित थे। आज महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें याद किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, देश में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले ने गरीब, वंचित और पिछड़े वर्ग के उत्थान और सामाजिक कुरीतियों को दूर कर महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके कार्य हमें लगातार प्रेरणा देते रहेंगे। और प्रतिबिंब, भारत ही मात्र ऐसा देश है जहां की संस्कृति में धरती के पूजन की बात कही गई है। ठीक बात। धरती को माता कहते हैं और यदि माता स्वस्थ रहेगी तो हम उसके बच्चे खुद ही स्वतः ही स्वस्थ रहेंगे। इसलिए हाँ। माताओं के स्वास्थ्य का, उनकी जागरूकता का ध्यान रखना बेहद जरूरी है और इसलिए इस दिन को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में। ये दिवस गर्भावस्था, प्रसव और पोस्ट डिलीवरी गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा तक उचित पहुंच के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और इसके तहत हर जरूरी बिंदुओं का खास ख्याल रखते हुए जच्चा बच्चा को सुरक्षित बनाने की हर संभव कोशिश की जाती है ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके। यहाँ ये जानते हैं इस खास दिन के महत्व के बारे में। माँ बनना प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान माना जाता है, लेकिन अपने देश में आज भी यह कुछ महिलाओं के लिए मौत की सजा से कम नहीं है। अशिक्षा, जानकारी की कमी, समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, कुपोषण, कम उम्र में विवाह, बिना तैयारी के गर्भधारण जैसे कुछ कारणों की वजह से माँ बनने का खूबसूरत एहसास कई महिलाओं के लिए जानलेवा साबित होता है। कई मामलों में माँ या नवजात शिशु या दोनों की ही मौत हो जाती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और प्रसव संबंधी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। यह व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया WRAI की पहल है। सुरक्षित मातृत्व के लिए भारत सरकार ने 2003 में 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाने की घोषणा की थी। 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी के जन्म की सालगिरह को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में घोषित किया गया है। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस घोषित करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। इस दिन देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ताकि गर्भवती महिलाओं के पोषण पर सही ध्यान दिया जा सके। सरकारी स्तर पर भी कई योजनाएं इसको ध्यान में रखकर चलाई जा रही हैं। मोदी सरकार ने सत्ता संभालते ही मातृ मृत्यु दर को गंभीरता से लिया और प्रसूति की मौत को
कम करने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान इस दिशा में लिया गया एक बड़ा कदम है। PMSMA देश में 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई योजना है। 31 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्भावस्था सहायता योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है, जिससे जन्म के प्रारंभिक काल में शिशु और मां की सही देखभाल हो सके। इन योजनाओं ने न केवल समाज में जागरूकता फैलाकर महिलाओं का सशक्तिकरण किया गया है, बल्कि उनकी जरूरतों को लेकर भी समाज और देश को संवेदनशील बनाया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि एक माता की स्वास्थ्य का ख्याल पहले और सबसे प्रायोरिटी पर रखा जाए, क्योंकि दरअसल उसी के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है शिशु का स्वास्थ्य, और उसी से निर्भर करता है देश का स्वास्थ्य भी। बिल्कुल। चलिए अब नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। 7 बजे मुद्दा आपका, सुबह 7:30 बजे डिप्लोमेटिक डिस्पैच। 8 बजे देखिए आज की खबर। इसके साथ ही रात 8:30 बजे आप देखिए पर्सपेक्टिव। रात 9:30 बजे देखिए द न्यूज और 9:30 बजे देखिए अभिव्यक्ति। और प्रतिबिंब वक्त हो गया है उस समय का जब हम अपने दर्शकों से विदा लेते हैं, लेकिन हर बार जब हम अपने दर्शकों को छोड़ के जाते हैं तो कुछ खास उनके लिए देकर जाते हैं। आज क्या है? जी हाँ, जाते जाते आपको ले चलते हैं गुजरात के अंबाजी तीर्थ धाम। यहाँ 51 शक्ति पीठों का परिक्रमा उत्सव शुरू है। जी हाँ, जिसमें हमारे पुराणों की आकर्षक प्रस्तुति से जुड़ा लाइट एंड साउंड शो शामिल है, और इसके मनोरम दृश्यों को देखकर खुद इसका वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। तो आप भी लीजिए आनंद इस मनोरम दृश्य का। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको ये बता दें कि हेलो इंडिया में दिखाई गई सभी खबरें, पॉजिटिव खबरें, न्यूज़ यू कैन यूज़ या हमारे जो भी स्पेशल सेगमेंट हैं, उसको आप संसद टीवी के सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। आप हमारी मोबाइल ऐप संसद टीवी को भी डाउनलोड कर सकते हैं इन तमाम कार्यक्रमों को देखने के लिए। और आपको बता दें कि अब से 1 घंटे बाद यानी कि 9:30 बजे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू विज्ञान भवन में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीकरण पर राष्ट्रीय हितधारक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। संसद टीवी इसका लाइव प्रसारण करेगा। फिलहाल हमें दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। नमस्कार। धरती पर जिन 51 स्थानों पर देवी सती के अंग कटकर गिरे, वे सभी स्थान शक्तिपीठ बन गए। तंत्र चूड़ामणि में वर्णन मिलता है कि देवी सती का हृदय गब्बर पर्वत पर इसी स्थान पर गिरा था, जहां आज ये प्राचीन मंदिर स्थापित है। 999 सीढ़ियां चढ़ने के बाद भक्त गब्बर पर्वत की चोटी पर पहुंचते हैं, जहां मां अंबा की अखंड ज्योत जो सदियों से प्रज्वलित है, श्रद्धालु उसके दर्शन करते हैं। इस प्राचीन मंदिर में मां अंबा ज्योत स्वरूप विराजमान है। दिव्य ज्योत के साथ साथ गब्बर पर्वत पर मां अंबा के पद चिन्ह एवं रथ चिन्ह भी विद्यमान हैं। पृथ्वी पर स्थापित देवी के 51 शक्तिपीठ ब्रह्मांडीय शक्ति के केंद्र माने जाते हैं। वैसे तो अधिकांश शक्तिपीठ भारत में ही स्थित हैं, परंतु इनमें से कुछ विदेशों में यानी बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत में भी स्थित हैं। प्रत्येक श्रद्धालु की ये मनोकामना होती है कि वो इन 51 शक्तिपीठों के दर्शन कर सके, परंतु वर्तमान समय में इन 51 शक्तिपीठों के दर्शन करना हर किसी श्रद्धालु के लिए संभव नहीं है। इस असुविधा के निवारण हेतु या कहें श्रद्धालुओं की 51 शक्तिपीठों के दर्शन की मनोकामना भी इस धाम पर पूर्ण हो जाती है।
गब्बर पर्वत की 3 किलोमीटर की परिक्रमा में 51 शक्तिपीठों के मूल मंदिरों की प्रतिकृतियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। ये सभी मंदिर मूल मंदिर की प्रतिलिपि हैं और इनमें वैसे ही पूजा अर्चना की जाती है जैसे कि मूल मंदिर में होती है।